लीगल होल्ड जुडिशियल एकेडमी में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने सेक्शन 32 कंप्लीट कर दिया था। आज सेक्शन 33 क्लियर करते हैं। सेक्शन 33, सेक्शन 32 और 33 इन दोनों में ही उन व्यक्तियों के स्टेटमेंट हैं जो मर गए, मिल नहीं सकते, साक्ष्य देने में असमर्थ हैं या जिनकी हाजिरी कोर्ट उपस्थित करवाना आवश्यक नहीं समझता। तो कई बार क्वेश्चन उठ के जब आता है, सीधा एक क्वेश्चन आता है, दोनों सेक्शन लिखने होते हैं, लेकिन हम केवल यानी उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता, स्टेटमेंट बाय पर्सन हुज कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए विटनेस। सीधा अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता है मेंस में, तो हमें 32 और 33 दोनों मेंटेन करने होंगे, दोनों उसमें मेंशन करने होंगे। ये ध्यान रहे, कई बार हम केवल 32 मेंशन करके आ जाते हैं और हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट नहीं हो पाता। सेक्शन 33 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं 33, रिलीवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग द ट्रुथ फॉर फैक्ट्स देयर इन स्टेट्स evidence given by a witness in a judicial proceeding or before any person authority by law to take it. Judicial proceeding or any person authorized by law, underline कर लें इसे, to take it is relevant for the purpose of proving in a subsequent judicial proceeding or in a later stage of same judicial proceeding the truth of the fact which is states when its witness is dead or cannot be found or is incapable of giving evidence or is kept out of the way by the adverse party, or if his presence cannot be obtained without an amount of delay or expense which under the circumstances of the case the court consider unreasonable. किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्रवाई में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति, वह साक्ष्य जो किसी साक्षी ने किसी न्यायिक कार्रवाई में या विधि द्वारा उसे लेने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष दिया है, उन तथ्यों की सत्यता को जो उस साक्ष्य में कथित हैं किसी पश्चातवर्ती न्यायिक कार्रवाई में या उसी न्यायिक कार्रवाई के आगामी प्रक्रम में साबित करने के प्रयोजन के लिए तब सुसंगत हैं जब वह साक्षी मर गया है, मिल नहीं सकता, या वह साक्ष्य देने में असमर्थ है, या प्रतिपक्षी द्वारा उसे पहुंच के बाहर कर दिया गया है, अथवा यदि उसकी उपस्थिति इतने विलंब और व्यय के बिना जितना कि मामले की परिस्थितियों में न्यायालय अयुक्तियुक्त समझता है अभिप्राप्त नहीं की जा सकती है। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया साक्ष्य उसी न्यायिक पश्चातवर्ती न्यायिक कार्रवाई में और उसी न्यायिक कार्रवाई के आगामी प्रक्रम में काम में लिया जा सकता है, वह रेलेवेंट होगा। कब? अगर वह साक्षी है तो साक्षी को बुलवा लो, और साक्षी नहीं है तो उसी साक्ष्य को काम में ले लो, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं, वो प्रोविजो के माध्यम से दे रखी हैं, परंतु यह तब की प्रोविडेड दैट द प्रोसीडिंग वाज बिटवीन द सेम पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, यानी कि वह कार्यवाही प्रोसीडिंग सेम पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द इंटरेस्ट उन्हीं के मध्य होनी चाहिए। दूसरा है डेड द एडवर्स पार्टी इन द फर्स्ट प्रोसीडिंग हैड द राइट and
अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जाम, इसे अंडरलाइन कर लें कि राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जाम, उसे राइट भी था और अपॉर्चुनिटी भी थी क्रॉस एग्जाम के लिए। क्लियर करता हूं अभी। डेट द क्वेश्चन इन इश्यू वर subsequently the same in the first as in the second proceeding, परंतु यह तब की जबकि वह कार्रवाई उन्हीं पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच हो। कार्रवाई पक्षकार वही होने चाहिए और अगर वे नहीं है तो उनके हित प्रतिनिधि वे ही होने चाहिए। दूसरी, प्रतिपक्षी को प्रति परीक्षा का अधिकार और अवसर होना चाहिए। प्रथम कार्रवाई में प्रतिपक्षी को प्रति परीक्षा का अधिकार और अवसर होना चाहिए। और तीसरी है विवादक प्रश्न प्रथम कार्रवाई में सारते वे ही थे जो द्वितीय कार्रवाई में हैं। एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ए क्रिमिनल ट्रायल और इंक्वायरी शैल बी डीम्ड टू बी ए प्रोसीडिंग बिटवीन द प्रोसिक्यूटर एंड द accused within the meaning of the section। दांडिक विचारण या जांच इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अभियोजक और अभियुक्त के बीच कार्रवाई समझी जाएगी। देखो सेक्शन 33 कहना चाह रहा है कि किसी व्यक्ति ने पहली न्यायिक कार्रवाई में, जो न्यायिक कार्रवाई चल रही थी उसमें साक्ष्य दे दिया। साक्ष्य के देने के लिए 3 शर्तें जो कि प्रोविजो में दे रखी हैं, अच्छी तरह अंडरलाइन कर लेना। तीनों शर्तें मेंशन जो दे रखी हैं वे फुलफिल होनी चाहिए। पहली, कार्रवाई उन्हीं पार्टीज या उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच होनी चाहिए। दूसरा है, एडवर्स पार्टी को क्रॉस एग्जामिनेशन की का राइट और अपॉर्चुनिटी दोनों होनी चाहिए। और तीसरी चीज है, इश्यू सेम होने चाहिए। इश्यू सेम होने चाहिए। ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। उसके बाद अगर उसका साक्ष्य जो पहली प्रोसीडिंग में लिया जा चुका है, द्वितीय कार्रवाई में यानी दूसरी कार्रवाई में जो सेम चल रही है उसमें और इसी कार्रवाई के आगामी प्रक्रम में काम में लिया जा सकता है। क्लियर। अब एक चीज आ रही है, प्रति परीक्षा का अधिकार और अवसर, राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जाम। इसके लिए है कि प्रतिपक्षी को अधिकार होना चाहिए कि वह क्रॉस एग्जामिन कर सके। दूसरा, उसे अवसर भी मिलना चाहिए। फिर उसके बाद वह नहीं करता तो वह एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ उसे अधिकार भी था क्रॉस एग्जामिन करने का और अवसर भी था। एक सपोज देन उदाहरण के लिए बताता हूँ, न्यायालय में मामले की जांच चल रही है, ठीक है, वहां प्रतिपक्षी को कोई अधिकार नहीं होता क्रॉस एग्जामिनेशन का। अगर न्यायालय 202 की जांच कर रहा है, 200 और 202 में जांच कर रहा है, तो वहां क्रॉस पार्टी को कोई क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट नहीं होता। वहां दिए गए साक्ष्य को आगामी प्रक्रम में नहीं माना जा सकता क्योंकि वहां उसे क्रॉस एग्जामिन करने का मौका नहीं था। क्लियर। और न्यायिक कार्रवाई में और प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष, ऐसे व्यक्ति के समक्ष साक्ष्य आना चाहिए जो विधि द्वारा प्राधिकृत है जुडिशियल प्रोसीडिंग में, और एनी पर्सन अथॉराइज्ड बाय लॉ। तीसरी है, पश्चातवर्ती न्यायिक कार्रवाई में काम में आ सकता है और उसी न्यायिक कार्रवाई के आगामी प्रक्रम में काम में आ सकता है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। करीब हर प्री की एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल जाएगा क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करता है। तीनों चीजें अगर क्लियर हैं प्रोविजो की तो आप ये क्वेश्चन सही कर देंगे। पहली चीज है, पार्टीज और उनके रिप्रेजेंटेटिव सेम होने चाहिए। दूसरी चीज है,
एडवर्स पार्टी को क्रॉस एग्जामिनेशन का अधिकार और अवसर दोनों होना चाहिए, राइट और अपॉर्चुनिटी उसके पास दोनों होनी चाहिए। और तीसरी, इशू सेम होने चाहिए। डांडिक विचारण और जांच, अगर डांडिक कार्रवाई चल रही है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग किसी व्यक्ति के विरुद्ध चल रही है, तो वह क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी अभियोजक यानी प्रोसिक्यूटर और एक्यूज के बीच की कार्रवाई मानी जाएगी। क्लियर? लेकिन अगर तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो फिर उसका साक्ष्य काम में नहीं लिया जाएगा। यह अच्छी तरह क्लियर रखना। सेक्शन 34 से पहले हेडिंग है स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांस, विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन। वे हैं 34, 35, 36, 37 और 38 में। क्लियर? ये विशेष परिस्थितियों में किए जाते हैं। चलते हैं सेक्शन 34। एंट्री इन बुक ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग दोज मेंटेन इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म व्हेन रेलेवेंट। एंट्री इन बुक of account including those maintained in an electronic form regularly kept in the course of business are relevant। उससे पहले मैं आपको केस लिखा देता हूं, इसका सेक्शन 33 का केस लिख लें। निर्मल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2000 क्रिमिनल लॉ जनरल 1803। निर्मल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2000 क्रिमिनल लॉ जनरल 1803। एक्यूज की एब्सेंट में एविडेंस रिकॉर्ड की गई थी। एक्यूज की एब्सेंट में एविडेंस रिकॉर्ड की गई थी। एविडेंस आ गया था। क्योंकि एब्सेंट में क्यों? क्योंकि एक्यूज सम्मन लेने से कतरा रहा था, उसने सम्मन नहीं लिया था और इसी बीच साक्षी मर गया। न्यायालय ने कहा कि धारा 33 की सभी जरूरतें पूर्ण हो चुकी थी, अतः साक्ष्य को आगे काम में लिया जा सकता है। क्लियर? एक्यूज की अनुपस्थिति में भी अगर साक्ष्य लिया गया है और तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो उसे भी आगामी कार्रवाई में या दूसरी प्रोसीडिंग में काम में लिया जा सकता है। क्लियर? सेक्शन 34। एंट्री इन बुक ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग दोज मेंटेन इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म व्हेन रेलेवेंट। Entries in book of account including those maintained in an electronic form regularly kept in the course of business are relevant whenever they refer to a matter into which the court has to inquiry, but such statement shall not alone be sufficient evidence to charge any person with liability। लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां जिनके अंतर्गत वे भी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई हों, कब सुसंगत हैं? कारोबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां जिनके अंतर्गत वे भी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई हों, जब कभी वे ऐसे विषय का निर्देश करती हैं जिसमें न्यायालय को जांच करनी है, सुसंगत हैं, रेलेवेंट हैं, लेकिन किंतु अकेले ऐसे कथन ही किसी व्यक्ति को दायित्व से भारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं होंगे। यानी ये लेखा पुस्तकों की जो प्रविष्टि है रेलेवेंट तो है, लेकिन केवल इसी के आधार पर मामले का फैसला नहीं किया जा सकता। ये सपोर्टिव एविडेंस तो हो सकता है, कॉर्पोरेटिव एविडेंस तो हो सकता है, लेकिन सबस्टेंटिव एविडेंस नहीं है। इसकी संपुष्टि किया जाना आवश्यक है। अकेले इसी साक्ष्य के बल पे मामले का डिसीजन नहीं किया जा सकता।
क्लियर। लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां रेलेवेंट हैं, चाहे वे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हों या वैसे नॉर्मल, लेकिन केवल इन्हीं के आधार पर मामले का फैसला नहीं किया जा सकता। A should be for ₹1000 and show entry in his account book showing B to be indebted to him to this amount. The entry are relevant but are not sufficient without other evidence to prove the debt. खैपर के 1000 रुपए के लिए वाद लाता है और अपनी लेखा बही की वे प्रविष्टियां दर्शित करता है जिनमें ख को इस रकम के लिए उसका ऋणी दर्शित किया गया है। ये प्रविष्टियां सुसंगत हैं, लेकिन केवल इन्हीं प्रविष्टियों के आधार पर ऋण को साबित नहीं किया जा सकता, यानी ऋण साबित करने के लिए यही प्रविष्टि पर्याप्त नहीं होगी। क्लियर। सेक्शन 35। देखो, इसके लिए सिर्फ 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए 34 के लिए। पहली है एंट्री लेखा पुस्तकों में होनी चाहिए, बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री होनी चाहिए, और दूसरी ड्यू द कोर्स ऑफ बिजनेस यानी कारोबार के अनुक्रम में होनी चाहिए। क्लियर। तभी रेलेवेंट होगी, अदरवाइज नहीं। इसमें एक केस लिख लें, बहुत बढ़िया केस है 34 में। ईश्वरदास जैन वर्सेस सोहनलाल। ईश्वरदास जैन वर्सेस सोहनलाल, AIR 2000, सुप्रीम कोर्ट 426। ईश्वरदास जैन वर्सेस सोहनलाल, AIR 2000, सुप्रीम कोर्ट 426। लेखा पुस्तकों का सामान्य अनुक्रम ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस में होना साबित करने के लिए उस लिपिक को बुलाना होगा जो लेखा पुस्तकों की सामान्य निश्चितता तथा उसका नियमित रखरखाव साबित करे। यानी ऐसे व्यक्ति की एविडेंस करवानी होगी जो ये साबित कर सके कि ये ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस में रखी गई थी और नियमित रूप से रखी गई थी। दूसरा है लाल कृष्ण आडवाणी वर्सेस CBI। इसको जैन हवाला केस के नाम से भी जाना जाता है, बहुत लीडिंग केस है, जैन हवाला केस के नाम से विख्यात है ये केस। लालकृष्ण आडवाणी वर्सेस CBI 1997, क्रिमिनल लॉ जनरल 2556, दिल्ली। इसमें यह कहा गया था कि एक डायरी में किसी राजनेता के नाम की प्रविष्टि किया जाना, केवल एक डायरी में राजनीतिक के नेता की नाम की प्रविष्टि किया जाना ही रेलेवेंट नहीं हो जाता, क्योंकि ना तो डायरी में भुगतान करने की तारीख अंकित थी और ना वह लेखा बही के टाइप की थी, यानी और रेगुलर एंट्रियां की हुई थी। इसलिए उसे लेखा पुस्तकों सेक्शन 34 के लिए रिलेवेंट नहीं माना। अगर नियमित रूप से नहीं रखी जाती, मैंने 2 चीजें बताई, लेखा पुस्तकों में होनी चाहिए एंट्री, और दूसरी नियमित रूप से कारोबार के सिलसिले में होनी चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस यमनम गौर मणि सिंह। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस यमनम गौर मणि सिंह, AIR 1997, सुप्रीम कोर्ट 1644। एक बैंक द्वारा दिए गए ऋण का अधिकार साबित मान लिया गया क्योंकि ऋण के खाते में ऋण की प्रविष्टियां थी और शाखा प्रबंधक तथा अन्य अधिकारी उसकी पुष्टि करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित थे। एक बैंक की जो पासबुक थी उसको ऋण साबित करने के लिए माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि उसमें एंट्री थी और बैंक के प्रबंधक और लेखाधिकारी दोनों ने उसकी पुष्टि की थी। क्लियर। सेक्शन 35। रिलेवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मैन इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एन एंट्री इन एनी पब्लिक और अदर ऑफिशियल बुक्स
register or records or an electronic records starting a fact in issue or relevant fact and made by a public servant in the discharge of his official duty or by any other person in performance of a duty especially enjoined by the law of country in which such book, register or record or an electronic record is kept is itself a relevant fact. कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगति किसी लोक या अन्य राजकीय पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में की गई प्रविष्टि जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का कथन करती है और किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में या उस देश की जिसमें ऐसी पुस्तक, रजिस्टर, अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रखा जाता है विधि द्वारा विशेष रूप से व्यापदिष्ट कर्तव्य के पालन में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है स्वयं सुसंगत तथ्य है। देखो, किसी लोक सेवक द्वारा अपनी ड्यूटी के क्रम में जो भी प्रविष्टि की जाती है वह यदि सुसंगत तथ्य या विवादक तथ्य को इंगित करती है या उनके तथ्य का कथन करती है तो वह अपने आप ही रिलेवेंट है, लेकिन कर्तव्य पालन में की गई होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर जो ऑफिशियल लेटर होते हैं वे, और इलेक्शन रजिस्टर और वोटर लिस्ट, जन्म, विवाह, मृत्यु रजिस्टर, जेल रजिस्टर, ये सभी रेलेवेंट फैक्ट हैं अपने आप में। अगर ये किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का कथन करते हैं तो स्वयं अपने आप में ही रेलेवेंट हैं। क्लियर? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, 2-3 चीजें ध्यान रखनी है कि अगर विवादक तथ्य और रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू, ठीक है, उनसे रिलेटेड हैं और कर्तव्य पालन में की गई हैं तो वह रेलेवेंट होंगी। 36 ये टाइटल सेक्शन है, इनको याद रख लो, थोड़ा सा इनमें जो चीज है वो देख लो, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आनी। 36 रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट इन मैप, चार्ट एंड प्लान्स, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स मेड इन पब्लिश मैप और चार्ट्स जनरली offered for public sale or in maps or plans made under the authority of the central government or any state government as to matters usually represented or starred in such maps, charts or plans are themselves relevant fact। मानचित्रों, चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति, विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के वे कथन जो प्रकाशित मानचित्रों या चार्टों में जो लोक विक्रय के लिए साधारणतः प्रस्तापित किए जाते हैं अथवा केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों में किए गए हैं, उन विषयों के बारे में जो ऐसे मानचित्रों, चार्टों या रेखांकों में प्राय रूपित या कथित होते हैं स्वयं सुसंगत हैं। क्लियर सर? आपके कमेंट्स मुझे डीएम कर दिया करें, मेरी पर्सनल आईडी भी वहाँ है तो वहाँ पूछ लिया करें ये चीज़ें। क्लियर? मेरी पर्सनल आईडी भी है, उस पर आप कर सकते हैं। एक 161 का स्टेटमेंट, 161 सीआरपीसी बताना एक बार। एक 161 कौन से एक्ट का?
तो बता रहा था मैं मानचित्रों, चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति। तो अगर इनमें जो चीजें दी गई हैं, या अभी बता देता हूं, लास्ट में क्लियर कर दूंगा। मानचित्रों, चार्टों और रेखांकों के कथनों की रिलेवेंसी, ये कह रहा है कि अगर उनमें जो विषय हैं, ठीक है, दो चीजें कह रहा है, विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों के वे कथन जो प्रकाशित मानचित्रों और चार्टों में जो लोक विक्रय के लिए लाए गए हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो मानचित्र और चार्ट बनाए गए हैं, उनके विषय के लिए वे रेलेवेंट फैक्ट हैं। जो उनमें दिया गया है उसके साबित करने के लिए वह रेलेवेंट फैक्ट होंगे। क्लियर? सेक्शन 37, रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट। भैया मैं आपको कह रहा हूं कि जो भी चीजें आपको इस सेक्शन से संबंधित या अभी जो चैप्टर चल रहा है उससे संबंधित आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करें। अदरवाइज अगर आपको कोई भी चीज की जानकारी चाहिए तो लीगल होल्ड के या मेरे पर्सनल आईडी पे आप डीएम कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हैं, मेरी आईडी नीचे दी हुई होती है, जहां वीडियो डाउनलोड होती है उसके डिस्क्रिप्शन में मेरी पर्सनल आईडी भी है, वहां आप डीएम करके क्लियर कर लें। मानचित्रों, चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति हो गया। 37 चलते हैं, रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर कंटेंट इन सर्टेन एक्ट और नोटिफिकेशन। When the court has to form an opinion as to the existence of any fact of a public nature, any statement of it made in a article contained in any act or parliament of the United Kingdom or in any central act, provincial act or a state act or in a government notification or notification by the crown representative appearing in the official gazette or in any printed paper proposing to be the London Gazette or the government gazette of any dominion, colony of possession of his majesty is a relevant fact। किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति। जबकि न्यायालय को किसी लोक प्रकृति के तथ्य के अस्तित्व के बारे में राय बनानी है, तब यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट के एक्ट में या किसी केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम में या शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किसी सरकारी अधिसूचना या क्राउन रिप्रेजेंटेटिव द्वारा की गई अधिसूचना में या लंदन गजट या हिज मजिस्ट्रेटी के किसी डेमोनियम, उपनिवेश या कब्जाधीन क्षेत्र का सरकारी राजपत्र होना, तात्पर्य होने वाले किसी मुद्रित पत्र में अंतर्विष्ट परिवर्णन में किया गया कोई कथन सुसंगत तथ्य है। इन चीजों में जो यहाँ मेंशन है उनमें अगर कोई भी स्टेटमेंट दिया गया है तो वह रेलेवेंट फैक्ट होगा। क्लियर? मोटी चीज ये है जो धारा है इसका कार्य है कि यह सरकारी अधिनियम और अधिसूचनाओं को रेलेवेंट घोषित करती है। क्लियर? एट द लास्ट सेक्शन फॉर टुडे, बहुत बड़ी टाइटल सेक्शन है ये, टाइटल देख लोगे और इनमें किस किस चीज को रेलेवेंट बनाया गया वे देखना है। समझाने वाली ऐसी कोई चीज इसमें नहीं है। Relevancy of statement as to any law contained in law books. When the court has to form an opinion as to a law of any country, any statement of such law contained in a book purporting to be printed or published under the authority of the government of such country and to contain any such law and any report of a ruling of the courts of such country
contained in a book purporting to be a report of such ruling is relevant. विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति, जबकि न्यायालय को किसी देश की विधि के बारे में राय बनानी है, तब ऐसी विधि का कोई भी कथन जो ऐसी किसी पुस्तक में अंतर्विष्ट है, जो ऐसे देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन मुद्रित या प्रकाशित और ऐसी किसी विधि को अंतर्विष्ट करने वाली तात्पर्य है, और ऐसे देश के न्यायालयों के किसी निर्णय की कोई रिपोर्ट, जैसे AIR वगैरह है, क्रिमिनल लॉ जनरल है, जो ऐसी व्यवस्थाओं की रिपोर्ट से तात्पर्य होने वाली किसी पुस्तक में अंतर्विष्ट है, सुसंगत हैं। यानी विधि की पुस्तकों में अगर कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ है तो वह रेलेवेंट होगा, इतना ध्यान रख लें इसमें। क्लियर? तो आज का सेशन कंप्लीट है। कल से हम 39, 40, 41 हो गया था, 42, 43 ये क्लियर कर लेंगे, और फिर उसके बाद रहेगी ओपिनियन। कल ओपिनियन से पहले का क्लियर कर लेंगे। क्लियर? तो कैसा रहा आज का सेशन, कमेंट्स करके बताएं। और आपकी कोई भी क्वेरी हो, वैसे भी कमेंट्स ऑन रहते हैं, कर सकते हैं। उसके अलावा अदरवाइज कोई पर्सनल कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप DM किया करें, आपको जवाब वहां से मिल जाएगा। क्लियर? हाँ, अनसोशल वर्कर आपका एक क्वेश्चन था, क्या आप लाइन पर हैं? आपका क्वेश्चन था सर 161 का स्टेटमेंट। आप लाइन पर हैं क्या? ऑन सोशल वर्कर। तो मैं आपको बता दूं कि 161 का जो स्टेटमेंट पुलिस द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, जो साक्ष्यों की परीक्षा की जाती है, वह रेलेवेंट नहीं होता, लेकिन उसके द्वारा जो रपट नामचा, रोज नामचा और रपट में जो रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, वह रजिस्टर रेलेवेंट है यहाँ। क्लियर? हाँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ 161 में जो स्टेटमेंट पुलिस ले रही है साक्षियों से, वह स्टेटमेंट यहाँ 35 में रेलेवेंट नहीं होगा। लेकिन अगर पुलिस द्वारा जो रजिस्टर मेंटेन किए जा रहे हैं अपने पुलिस स्टेशन में, रपट नामचा वगैरह हैं, उसके अलावा और भी रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं, वे रजिस्टर यहाँ रेलेवेंट होंगे। क्लियर? और कोई क्वेरी किसी की?